हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी ठीक होंगे। कल हमने कल परसों हमने लेक्चर नंबर 1 देखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। बट आज हमने लेक्चर नंबर 2 देखना है। ये 1 नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा। एक सेकंड में इसको लिख कर देता हूँ सही एक बार। लेक्चर नंबर 2 है ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। सो हम आज लेक्चर नंबर 2 देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे जितना हमने कल किया था उससे ज़्यादा। अगला पार्ट मतलब उससे अगला पार्ट करेंगे कवर आज। स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 बाय, आपको पता है, यस। सो हाँ, यहाँ पे मैंने कल का आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अगर मान लो ऐसा लिखा है कि लेंथ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है या 8 किलोमीटर है, कुछ भी है, ठीक है। लेंथ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर ऐसा लिखा है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर लेंथ, अगर लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है कोई, लेंथ हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। यूनिट के बारे में वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा रिकैप भी है पिछले लेक्चर का। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। यूनिट है कि नहीं, सेंटीमीटर यूनिट, वो मैं आगे बताऊंगा आपको सेंटीमीटर यूनिट क्यों है, कैसे है, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट है, ये मान लीजिए आप अभी, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लीजिए 8 लिखा है, जैसे ये दिखेगा ही नहीं आपको। यहाँ पे जैसे 8 लिखा है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिएगा लिखा ही है, मानना क्यों जब सच में 8 क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिक वैल्यू। 8 न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं। यूनिट इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसके साथ। हम अगर लिखना चाहें तो यूनिट, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये पूरे कम्बिनेशन को, इसको ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको, पूरे कम्बिनेशन को। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि एन यू, एन इंटू यू क्या बनता है, एन इंटू यू क्या बनता है, मैग्नीट्यूड। एन यू होता है मैग्नीट्यूड। मतलब जब हमने एन न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, यूनिट के साथ, तो बन गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसकी लेंथ पता लग रही है हमें फिजिकल क्वांटिटी की, मतलब फिजिकल क्वांटिटी पता लग रही है कि क्या है, कैसे है, की लेंथ है, ठीक है। और अगर हम और कुछ लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, इसको जरा कैसे, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट गिव राइज टू, क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड। भाई साहब ये क्या लिखा है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि न्यूमेरिक वैल्यू में जब हम यूनिट ऐड कर देंगे, वैसे ही ऐड करना बेसिक नहीं है, ऐड मतलब इसके साथ जब यूनिट लिखी होगी, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जब यूनिट लिखी होगी, तब तब मैग्नीट्यूड आएगा। जब जब न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूनिट लिखी होगी तब तक मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक्स है। हाँ, यूनिट, ये मैंने वैसे आइडिया लेने के लिए लिखा है यूनिट, यहाँ पे हेडिंग अच्छे से डालनी है अभी तो मैंने, ठीक है। हेडिंग डालते हैं तो चलिए, यूनिट, यूनिट क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि यूनिट होता क्या है। कलर चेंज कर लेता हूँ अगर आपको इसमें अच्छा ना लग रहा हो, दिक्कत आ रही हो पढ़ने में, ठीक है। यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट की डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले, फिर समझेंगे इसको, साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इट इज द स्टैंडर्ड
रेफरेंस यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस समझाऊंगा मैं बाद में, भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। स्टैंडर्ड रेफरेंस है ये टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई साहब। सो यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस। यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब बताऊंगा भी मैं आपको, ये कीवर्ड है इसके लिए, ठीक है, अगर आपको कहीं भी लिखना है। ये क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या है स्टैंडर्ड रेफरेंस, यूनिट। यूनिट होती है स्टैंडर्ड रेफरेंस किसके लिए, मेजर करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे लेंथ को मेजर करेंगे, उसको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस कौन सी होगी, कुछ ना कुछ यूनिट होगी, ठीक है। जैसे पीछे सेंटीमीटर थी, अभी एग्जांपल के जरिए आपको अच्छे से बताता हूँ। हाँ, सो जैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब अच्छे से बताता हूँ आपको। जैसे किसी पेन की हाइट, मान लो ये पेन है कोई भाई साहब, टेढ़ा मेढ़ा सा पेन, ठीक है, इसकी ये तलवार ही लग रही है भाई साहब। पेन की हाइट कितनी आई, 10 सेंटीमीटर मान लो ऐसा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर किसी पेन की लेंथ आई। यूनिट ये है भाई साहब सेंटीमीटर, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है ना आगे। यूनिट क्या बताया था, स्टैंडर्ड रेफरेंस, ऐसा लिख रहा हूँ मैं इसको। स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब ये बताएगी हमें कि किसी चीज का मेजरमेंट कैसे है, कितना है। मतलब हम अगर सेंटीमीटर लिखें, सेंटीमीटर तो स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया, मतलब इसके रिस्पेक्ट या इसके रेफरेंस के जरिए हमें बताया जा रहा है कि कितने टाइम्स है ये। मतलब ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, सेट है ये। इसके अनुसार बताया जा रहा है कि कितने टाइम्स है इसके, ठीक है। सो हम यूनिट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड रेफरेंस है मेजर करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। यूनिट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये डेफिनेशन आप आराम से याद कर सकते हो। हाँ, तो अभी आपको एक एग्जांपल से भी देता हूँ थोड़े से। जैसे देख लिए लेंथ, लेंथ एल हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू अगर लिखा हो 5 मीटर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आराम से इसको। और इसको 5000 क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर। मास हो ऐसे ही अगर कहीं एम, सो हम क्या लिख सकते हैं, 2 kg इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन आपको आते हैं ये, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो ये बताता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे हमें टू टू क्या है, यहाँ पे पीछे बताया था मैंने, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है ना ये। सो हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू 1 लिख देते हैं, N1। यहाँ पे 2000 क्या है, 2000 है न्यूमेरिक वैल्यू, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू एन से डिनोट होगी, N2, क्योंकि अलग अलग है इसलिए N1 N2 लिखा है हमने। और यूनिट्स को हम कैसे डिनोट करें, यूनिट है ना केजी, ग्राम भी यूनिट है। केजी को हम क्या लिख देंगे, यू से डिनोट करते हैं यूनिट को, U1 यूनिट 1, U2 यूनिट नंबर 2 भाई साहब, ठीक है। सो अगर हम ऐसे देखें कि N1 U1 ये इसके इक्वल बताया गया है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू N2 U2। ये रिलेशन बहुत काम का है, ये आपको आगे भी काम आएगा काफ़ी जगह क्वेश्चंस में। अगर फर्दर इक्वल्स टू करना हो तो हम किसके इक्वल कर सकते हैं इसको, कांस्टेंट की, कांस्टेंट आएगा जब भी ऐसा होगा, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में, दोनों में मिल जाएंगे। पिछले लेक्चर के भी मिल जाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने देने रखे हैं, अभी दे दूंगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आगे है टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब हम इसमें बताएंगे कितने तरह के यूनिट्स के सिस्टम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे कौन कौन से 3 तरह के होते हैं। कलर बनाते हैं भाई साहब बढ़िया सा एक। ये बनाते हैं। ठीक है। सो सिस्टम ऑफ यूनिट, कितनी तरह के यूनिट के सिस्टम होते हैं भाई साहब? 3 तरह के होते हैं। आप ऐसे बना लीजिए फ्लो चार्ट टाइप। आगे मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। FPS, CGS एंड MKS भाई साहब। ठीक है। FPS क्या है? फुट पाउंड सेकंड। CGS क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। ये तीनों आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो आप अभी कर सकते हैं अच्छे से, कुछ नहीं है दिक्कत, अच्छे से कराऊंगा मैं इनको आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये टेबल मैंने बना के लाया हूँ। अगर अभी नया बनाना है तो नया भी बना सकता हूँ मैं। इसी में कर देते हैं, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। कुछ नहीं, ऐसे टेबल बना लीजिए आप। थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं 2 मिनट। टेबल बना लीजिए, फिर इसको फिल करेंगे हम अच्छे से। ये PQ है, फिजिकल क्वांटिटी। PQ है भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं लिखता हूँ इसमें आगे चल के। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम बेसिकली 3 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 तरह के हैं। फुट पाउंड सेकंड। पहला आ जाता है लेंथ। भाई साहब ये ज़्यादा पतला हो गया काम। लेंथ आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकंड। पहले चलो इसको फिल कर लेते हैं अच्छे से। फुट, F4 फुट है ना, तो लेंथ को तो फुट में नापते हैं भाई साहब, ये ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है भाई साहब? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर। लिख सकते हो आप। ठीक है। और यहाँ पे किसमें मीटर, सीधा लिख सकते हो आप डायरेक्ट फर्स्ट वर्ड से ही। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मास आता है नेक्स्ट। तो मास में क्या आ जाएगा? सेकंड में देखिए, पाउंड सुना होगा आपने कि पाउंड में मास को नापा जाता है, जैसे फॉरेन वगैरह कंट्रीज में। यहाँ पे आ जाएगा ग्राम, G फॉर ग्राम। यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम। ठीक है। तीसरा भाई साहब आपको पता ही होगा, तीसरा भी तीसरा टाइम है भाई साहब। ये तो सबसे इजी है तीनों में। सेकंड टाइम, SCC सेकंड से ही लिया जाता है टाइम को भाई साहब। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है मान लीजिए, FPS में उसको फुट में नापा जाता है, CGS में सेंटीमीटर में नापा जाता है, और MKS में मीटर में नापा जाता है लेंथ को। और मास को FPS में पाउंड में नापा जाता है, CGS में ग्राम में नापा जाता है, और MKS में किलोग्राम में नापा जाता है भाई साहब। और टाइम को तो तीनों में सेम तरह से नापा जाता है, सेकंड में ही। अगर ये आपको अच्छे से हो गया हो, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। इसकी थ्योरी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बुक में दे रखी होती है। वो कुछ नया नहीं बता दूंगा मैं भी, जो इंग्लिश लिखी होती है वैसी होगी थ्योरी। आप बुक से पढ़ सकते हैं किसी। अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा थ्योरी, अगर चाहिए होगी आपको इसकी। 2 पेज की है। आगे जैसे मान लीजिए आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं मैं। RLE,
रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे भाई साहब देखो कोई हाईवे स्पीड साइन है, मैंने आगे चित्रकारी की तो नहीं कहीं, हाँ यहाँ पे है, ये 2 पेज छूटे हुए हैं इसमें। सो मैं ऐसे करूँगा, नहीं तो नोट्स में आपको ये इंक्लूड करके दे दूंगा यहीं पे ना, वो क्या नाम क्या कह सकते हैं उसको, हाँ वो थ्योरी जो है इसकी क्या, वो इंक्लूड कर दूंगा क्योंकि उसके लिए जगह छोड़ी सी मैंने ये। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए भाई साहब यहाँ पे हाईवे स्पीड साइन का बोर्ड लगा हुआ है भाई साहब कहीं पे, ऐसा होता है ना भाई साहब, जो लाल कलर का बोर्ड ऐसे हमारे देश में लगा होता है, जैसे भाई साहब फॉरेन में लगा हुआ है ऐसे बोर्ड, 80 लिखा हुआ है भाई साहब उस पे। भाई साहब आप गए हो फॉरेन, मतलब अच्छी जॉब पैकेज, भाई साहब गाड़ी में घूम रहे हो भाई साहब, ये देखो आप चल रहे हो भाई साहब रास्ते में, आप देख रहे हो यहाँ पे 80 का बोर्ड है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का, वहाँ पे नहीं लिखा किलोमीटर पर आवर, 80 लिखा है भाई साहब सिर्फ। इसको हमें पता नहीं है किलोमीटर पर आवर में है या फिर माइल्स पर आवर में है, हमें नहीं पता है। बट भाई साहब ये भाई साहब अपने खुद से अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई साहब ये तो किलोमीटर पर आवर ही होगा, इंडिया में किलोमीटर पर आवर में होता है ना जैसे, सो फिर किलोमीटर पर आवर में होगा, इसने अंदाज़ा लगाया भाई साहब ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है भाई साहब। सो इसने देखा भाई साहब ये गाड़ी वाले जो फॉरेन की गाड़ी वाले हैं भाई साहब, ये तो मेरे से आगे निकल जा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। इसने देखा यहाँ पे कुछ नहीं होता, चलान चलून चलो भाई साहब मज़े करते हैं, हम भी तेज़ चलेंगे, जब बाकी कोई नहीं धीरे चला तो हम क्यों चले। भाई साहब इसने पकड़ ली रफ्तार तेज, ये जा रहा है 100 माइल्स पर आवर, उसको थोड़ी पता है भाई साहब कि माइल्स पर आवर में है ये, उसने तो किलोमीटर पर आवर में बनाया हुआ था। बट ये आगे जा रहे, जिसने सोचा कोई चलान नहीं होता कुछ नहीं होता यहाँ पे, भाग जाओ भाई साहब आगे। बाद में भाई साहब यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे उसका चलान हो गया, और जितना उसने कमाया था वो सारा ही उसमें चला गया, अभी पहले ही मंथ सा बेचारे का यार, ठीक है। फिर आगे पता नहीं क्या क्या हुआ उसके साथ, सो समझ सकते हैं आप कि ऐसे कितनी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अगर डिफरेंट यूनिट्स हों तो इतनी कंफ्यूजन हो सकती है, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा और बता देता हूँ एक एग्जांपल आपको पीछे, जैसे देखिए ब्रिज बन रहा है कोई साहब, भाई साहब ब्रिज 2 कंट्रियों को ज्वाइन कर रहा है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, 2 कंट्रियों को ज्वाइन कर रहा है भाई साहब ब्रिज, कंट्री ए और कंट्री बी को, ठीक है। सो कंट्री बी वाले क्या कर रहे हैं ना, कंट्री बी वाले भाई साहब यहाँ से ब्रिज ला रहे हैं अपना बना बना के, ठीक है। ये बना रहे हैं भाई साहब यार्ड्स यूनिट लेके, और भाई साहब जो हमारे कंट्री ए के पर्सन हैं, ये भाई साहब बना रहे हैं सेंटीमीटर को लेके। आगे चल के भाई साहब पता लगा ये ब्रिज मैच नहीं कर रहा अच्छे से, मतलब ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ ना, नीचे बना देता हूँ, ठीक है। ये भाई साहब मैच नहीं कर रहा है, सो देख लीजिए डिफरेंट यूनिट्स की वजह से कितनी दिक्कत आ सकती है। ये मीटर्स में बना रहे थे, ये यार्ड्स में बना रहे थे, दोनों की डिफरेंट आ गया, इसलिए कितनी दिक्कत आ सकती है अगर कोई स्टैंडर्ड यूनिट ना हो, अगर कोई, ठीक है। देख लो कितनी दिक्कत आ सकती है। अच्छा अभी देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब जो सिस्टम सेट है यूनिट्स का, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पहली करेक्टरिस्टिक तो ये आ जाएगी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट्स जो हैं वो हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि वेल डिफाइंड है यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट में।
दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इनवेरिएबल। इनवेरिएबिलिटी मतलब चेंज नहीं होगा कहीं भी, मतलब जैसे हम इसको कह सकते हैं चेंज नहीं होगा, और भी कुछ कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम इसको कि does not affect from external factors, does not affected from external factors, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये इम्पैक्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा कहीं पे भी, चाहे इंडिया में देख लो, चाहे यूएसए में देख लो, या कहीं भी देख लो, वो सेम रहेंगी करेक्ट यूनिट्स की सिस्टम। तीसरा पॉइंट क्या है, लिख लेते हैं हम तीसरा भी, रिप्रोडक्टिबल, रिप्रोड्यूसिबल लिख सकते हैं ये, रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इजीली अवेलेबल होंगे, इजीली क्या होंगे, अवेलेबल, ठीक है। और चौथा क्या लिख सकते हैं हम, मेन है ये सबसे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। पहला आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स में, वेल डिफाइंड होती हैं भाई साहब, ये वेल डिफाइंड होंगी, इनवेरिएबल होंगी मतलब चेंज नहीं हो जाएंगी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, रिप्रोड्यूसिबल होंगी, इजीली मतलब अवेलेबल होंगी हर जगह, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगी, हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा इसको। यही है सिस्टम ऑफ यूनिट्स की करेक्टरिस्टिक्स। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने कोई हेडिंग नहीं डाली है, अभी डालनी पड़ेगी खुद से। हाँ तो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ थोड़ा सा गलत हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग डाली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब ठीक है, कैसे कर सकते हैं बताइए जरा कुछ अगर आपको पता हो तो। पहला क्लासिफिकेशन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कर सकते हैं क्लासिफिकेशन एक तो, और दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, एक तो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, और एक डिपेंडेंसी की किस पे डिपेंडेंट है, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किस मतलब डायरेक्शन कैसा है उसका, उसके बेसिस पे। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे तो आपको पता होगा कैसे किस किस में कर सकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर में कर सकते हैं, वेक्टर में कर सकते हैं। इसमें डायरेक्शनल के बारे में पता चलता है हमें कि डायरेक्शन है या नहीं,
और यहाँ पे इसमें कैसे कर सकते हैं डिपेंडेंसी के बेसिस पे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। भाई साहब वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का क्या लेना देना है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आपने पढ़ा होगा पहले भी, बट हम आज अच्छे से उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं जरा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हेडिंग तो भाई साहब अच्छे से डल गई। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम स्केलर क्वांटिटी को? द फिजिकल quantities which have only magnitude, ऐसे लिख सकते हैं हम। स्केलर क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसकी भाई साहब? एग्जाम्पल में आ जाएगा मास, लेंथ, टाइम, और क्या आ जाएगा? स्पीड, टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर। ठीक है, और भी काफ़ी एग्जांपल आ जाएंगी। ठीक है, अभी वेक्टर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ये बॉक्स है भाई साहब, इसका मास है 5 किलो। सो यहाँ पे 5 किलो क्या होगा, ये बॉक्स का वेट जो है वो, या मास जो है, मास ही आएगा, मास होगा 5 किलो, जो कि है स्केलर क्वांटिटी। मास है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज का आपको क्लियर हो गया? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है उनका। एग्जाम्पल में आ जाएगा मास, लेंथ, टाइम, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे जैसे एक बॉक्स है मान लीजिए 5 kg का। ठीक है, 5 kg का बॉक्स है ना ये, इसका 5 kg क्या है, मास है। जैसे मास, सो मास क्या आ जाएगा, मास होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं। ठीक है भाई साहब, ये आ गया, थोड़ा सा छोटा कर ले हेडिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटीज को हम क्या लिख सकते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव, इसमें भाई साहब 3 चीजें होंगी इसके पास, आपने 2 ही पढ़ी होंगी, बट एक और चीज बताऊंगा मैं आपको। मैग्नीट्यूड, ये आप लिख सकते हो अच्छे से। दूसरा डायरेक्शन, तीसरा लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आपने पढ़ा नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि डिपेंडेंट ऑन एंगल, ये कुछ एंगल पे डिपेंडेंट होता है। लॉ ऑफ अलजेब्रा जो है ये वेक्टर अलजेब्रा का। ठीक है, हम क्या देख सकते हैं स्टार्टिंग से कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिस ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है,
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और लो ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फुलफिल करते हैं ये। अगर दो क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो भी नहीं वो वेक्टर माना जाएगा। जब तक तीन क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई किए जाते तब तक उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, पहले आप इसके एग्जांपल लिख लीजिए वेक्टर क्वांटिटी के क्या क्या आ जाएंगे। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये चार एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं भाई साहब। जैसे देख लीजिए फोर्स को मैंने कुछ बताया ना लो ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। जैसे मान लीजिए इस बॉक्स पे फोर्स लग रही है, इसका मास है 5 kg है, जैसे मान लीजिए 8 kg मान लीजिए, कुछ नहीं दिक्कत है, मास से लेना देना नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ से मान लीजिए 5 न्यूटन की फोर्स लगाई गई, और यहाँ से भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई गई भाई साहब। ठीक है, यहाँ से भाई साहब बिल्लू भाई साहब ने फोर्स लगाई, यहाँ से चिंटू भाई साहब ने फोर्स लगाई। ठीक है, ये तो सरफेस है भाई साहब, मतलब ये बॉक्स ऐसे डायरेक्टली सीधा तो नहीं जाएगा ना, नीचे को दब जाएगा भाई साहब, ये कुछ ना कुछ एंगल के बेसिस पे कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखाएगा ये अपनी। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर फिर मान लीजिए ऐसे होता है, अगर ये कंडीशन है, ये बॉक्स है यहाँ पे पड़ा हुआ 5 kg, अगर इधर से फोर्स लग रही है पीछे को और इधर से भी पीछे को फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, तो बॉक्स बीच में रहेगा, मतलब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है कुछ यहाँ पे। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल से लेना देना होगा मतलब उसका। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बॉक्स है कोई 2 kg का, इसको दोनों ही इस साइड ही फोर्स लग रही है 5 न्यूटन 5 न्यूटन। ठीक है, ऐसे फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे नेट फोर्स तो हम बता सकते हैं ना कि कितनी है, ये तो आ गया 10 न्यूटन। बट हम उस केस में नहीं बता सकते कि नेट कितनी है, यहाँ पे तो पता लग जाएगा कि जीरो है। वो भी कैसे पता लगेगा, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए सब्सट्रैक्शन इजी होगी। नहीं तो अगर ऐसे वो परपेंडिकुलर वाला केस बनता फिर नहीं होता ना। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये एग्जांपल समझ गए होगे आप। ठीक है, अभी भाई साहब करंट आप सोचते होंगे कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी है और उसका क्या है, डायरेक्शन तो है ही है उसका, और मैग्नीट्यूड भी आप ऐसा सोचते होंगे। बट करंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। सो हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, करंट के बारे में बताता हूँ, देख लीजिए। ये कोई वायर है, इसमें करंट जा रहा है, ये कोई वायर है, इसमें करंट जा रहा है। ठीक है, ये स्प्लिट हो रही है वायर, दो वायर्स में आगे चल के। सो अगर हमें यहाँ पे बताया गया है कि 3 एम्पियर का करंट है और यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट है, तो क्या हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना जा रहा होगा, बता सकते हैं भाई साहब, कितना जा रहा होगा। 5 से डिवाइड हुआ, 3 यहाँ पे चला गया, तो बचा 2 एम्पियर, वो यहाँ पे आ जाएगा करंट। सही बात है। और एक और एग्जांपल देखिए अगर हम, कि देखिए ऐसे जा रहा है, एक वायर जा रही है ऐसे, फिर करंट जा रहा है इसके बाद ऊपर को ऐसे, फिर इधर को फिर से जा रही है वायर, मतलब एक तरह से ऊपर को जा रहा है करंट बीच में से इसके। ये हमें बताया गया कि भाई साहब 5 एम्पियर जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर को 3 एम्पियर जा रहा है।
और यहाँ पे पूछा है कि कितना करंट जाएगा, 5 का 3 इधर गया, सो 2 एम्पियर हम बता सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं या नहीं। एक और केस देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, स्टार बना देते हैं भाई साहब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई साहब, कहाँ पे पहुंचे थे तो हम, हाँ अभी नेक्स्ट केस देखना है। इस केस में क्या है, देखिए ऐसे जा रहा है 5 एम्पियर की वायर, ये ऐसे जा रही है एक वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है भाई साहब 5 एम्पियर। ठीक है, ये वायर फर्दर स्प्लिट हो रही है, एक ऊपर को जाने दी, ऊपर से आ रही है, हाँ ऐसे आ रही है। इसमें कितना करंट दौड़ रहा है भाई साहब, 3 एम्पियर। फिर नीचे को जा रही है भाई साहब वायर, इधर को पूछा गया है कितना करंट है, कितना आएगा ऑटोमेटिकली, करंट कितना आएगा, 5 में 3 जोड़ा, 5 + 3 = 8। क्या आप यहाँ पे कुछ भी लो लगा रहे हो, एंगल के बेसिस पे कर रहे हो, चाहे एंगल कोई भी होता, बट आपका आंसर यही आना था। चाहे पीछे से आ रहा होता, यहाँ से आ रहा होता 3 एम्पियर, यहाँ से आ रहा होता, कहीं से भी आ रहा होता, आपका आंसर 3 एम्पियर होता। चाहे यहाँ से साथ में एक वायर से आ रहा होता तो भी 3 एम्पियर होता। मतलब एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है करंट। बाकी दो क्राइटेरिया तो हैं, डायरेक्शन भी है इसका और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। बट लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हम करंट को नहीं लिख सकते, स्केल वेक्टर नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे, लिखो क्या लिखेंगे, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, ये लिखेंगे, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो ही नहीं कर रहा है। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही बनेगा वेक्टर, किसी को हम तो ही कहेंगे। और जब तक तीनों कैटेगरीज या तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक हम उसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर तो हो गया हमारा। देख लीजिए, हमने दो तरह से पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे स्केलर और वेक्टर्स में, बट ये तो हमने पढ़ लिए हैं, इसलिए हम आगे देखेंगे अब डिपेंडेंसी के बेसिस पे, फंडामेंटल और डिराइव्ड, इन दोनों में डिवाइडेड होते हैं डायरेक्शनल डिपेंडेंसी के बेसिस पे, ठीक है। सो हम देखते हैं, सो फंडामेंटल या बेस, फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज भी कहा जाता है। हेडिंग डाल लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, स्लैश नहीं आया बीच में, वो मैं लगा लूंगा खुद से, ये देखो भाई साहब, ठीक है। फंडामेंटल है स्लैश बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हम किसको कहते हैं, बताऊंगा बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट
फ्रॉम ईच अदर। क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है ईच अदर से, एंड समझाऊंगा मैं इस लिखने के बाद, एंड डू नॉट नीड एनी, डू नॉट नीड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो देखिए, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं ईच अदर से, मतलब आपस में वो अलग होंगी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा उनमें, इंडिपेंडेंट, सभी इंडिपेंडेंट होगी, डिपेंड नहीं करेंगी एक दूसरे पे, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, और ना ही उनको किसी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होगी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। सो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपको पता है? कितनी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, जो अगर अकेली फिजिकल देखनी हो, 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल का दर्जा दिया गया है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का, फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया है, ठीक है भाई साहब। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से टेबल बनाना पड़ेगा एक किसका, 7 फिजिकल क्वांटिटीज का, फिजिकली सॉरी फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया लिख के। यहाँ पे लिखना है फिजिकल क्वांटिटी भाई साहब 80 बनी, क्या लिख के आ गया? भाई साहब पता नहीं क्या लिख रहा है ये, जाएगा भी नहीं। पी क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको भाई साहब, ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी, इधर ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ उसकी, ठीक है। एक लाइन लगा लेता हूँ बीच में जितनी जरूरत रिक्वायरमेंट है। सात हैं टोटल, तो पता नहीं पूरी आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी, कोई नहीं वो देख लेंगे हम, जितनी आती है उतनी तो लिख ही सकते हैं ना, बाकी नेक्स्ट पे लिख देंगे। पहली आ जाएगी लेंथ, स्मॉल स्मॉल लिख दूंगा मैं, पहली आ गई लेंथ। ऐसा यूनिट इसकी क्या है, मतलब ऐसा यूनिट हर जगह ऐसे ही ली जाएगी ये, मीटर, एम से डिनोट करते हैं जिसे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे फिजिकल क्वांटिटी आ गई जो मतलब हमने फंडामेंटल मानी है, ठीक है। ठीक है, लेंथ हो गया। सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी, मास, जिसको हम लेते हैं किलोग्राम,
किलोग्राम में हम मास को लेते हैं एसआई यूनिट में, फंडामेंटल क्वांटिटी की केजी से डिनोट करते हैं जिसे हम, ठीक है भाई साहब। सो 2 हो गए। फिर तीसरा है, तीसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब टाइम को किस में लेते हैं एसआई यूनिट में, सेकंड में, एस से डिनोट करते हैं जिसे हम। अभी अगला, ठीक है, टाइम हो गया। चौथा आ जाएगा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जिसे हम लिखते हैं केल्विन के अंदर। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस नहीं बोलिएगा, ऐसा यूनिट इसकी केल्विन ही है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हो गया। फिर 5वें नंबर पे क्या आएगा, करंट। करंट जिसको हम एम्पियर, उसकी ऐसा यूनिट है जिसको हम ए लिखते हैं, ठीक है। छठा लिखते हैं फिर। 6 नंबर पे क्या है, अमाउंट, ये पूरा लिखिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम किस में डिनोट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मोल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या उसकी डिनोट ऐसे करते हैं MOL से। 7th नंबर पे क्या आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किसमें किया जाता है, कैंडेला। कौन सा डेला, कैंडेला, जिसको हम डिनोट करते हैं CD से। हो गया फाइनली ये हमारा, देख लीजिए। लेंथ मीटर में डिनोट की जाती है, फंडामेंटल होती है लेंथ। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। मतलब बाकी जो भी दुनिया में क्वांटिटीज होंगी उन्हें हम इनसे ही बनाएंगे आगे चल के, ठीक है। ऐसा यूनिट था कि इनकी, ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। फंडामेंटल तो 7 याद हो भी गई होंगी आपको, और कर लीजिएगा अगर नहीं हुई है, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम एक टॉपिक और देखेंगे, फिर ख़त्म कर देंगे आज का लेक्चर। वन शॉट भी इसका प्रोवाइड हो जाएगा आपको चैप्टर फिनिश के बाद, इस ये जब फिनिश होगा। बट वन शॉट से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिलेगी ना, उतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी हम लिखते हैं हेडिंग फिजिकल सॉरी फिजिकल नहीं, सॉरी डिराइव्ड आएगा, डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी। भाई साहब, PQTY सही है यार, आरती लिख दिया इसने, QTY। हाँ भाई साहब, अब बनी ना बात। डिराइव्ड क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं कि क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट थी, ये डिपेंडेंट हैं। क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल, ऑन फंडामेंटल स्लैश आ जाएगा फिर बेस, फंडामेंटल स्लैश बेस क्वांटिटीज
क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज आर नोन एज, और आप ऐसे लिख सकते हो इसको आगे चल के, बेस क्वांटिटी और विच आर एक्सप्रेस्ड in terms of, आप नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ में, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं कि क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट, जो डिपेंड करती हैं, मतलब जो रिलाई करती हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज पे, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को बना सकते हैं। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। derived quantity are the quantity which are expressed in the terms of fundamental quantity। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उनकी फॉर्म में एक तरह से। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा से डिराइव्ड बन जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी डिराइव्ड क्वांटिटी की एग्जाम्पल क्या होगी, स्पीड, बताऊंगा मैं कैसे होगी, एक्सेलरेशन, प्रेशर और एक्स्ट्रा, बहुत सारी हो जाएंगी वैसे तो। ठीक है, वेलोसिटी भी आ जाएगी इसी में। जैसे अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हम स्पीड, पीछे थी ना एग्जांपल, जैसे हम स्पीड को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं ना। सो देख लीजिए आप, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम कहा जाता है ना, मतलब स्पीड को हम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर उनकी टर्म्स में लिख सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में लिखा ना, क्योंकि डिस्टेंस की देख लो क्या आ जाएगी, ऐसा यूनिट मीटर, नीचे आ जाएगा सेकेंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। जब भी नीचे वाली चीज ऊपर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, ये भी रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी आगे डायमेंशंस में बहुत काम आएगा ये। ठीक है, स्पीड हो गया। ऐसे आप टाइम का भी बना सकते हो, टाइम को इधर ले जाके डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा टाइम, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सो स्पीड देख लीजिए, स्पीड यहाँ पे क्या है, डिराइव्ड है ये। ठीक है, हाँ अभी देख लीजिए, जैसे करंट होता है, CURRENT, करंट, जिससे आपको झटका लगता है। करंट क्या होता है, करंट को हम क्या लिख सकते हैं, करंट को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन में टाइम। सो मतलब चार्ज है यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी सॉरी। ठीक है, चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है यहाँ पे। चार्ज क्या है यहाँ पे, डिराइव्ड है, जिसको हम मतलब डिराइव कर सकते हैं इन दोनों के जरिए, क्योंकि करंट भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है।
सो हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, करंट क्रॉस टाइम, मतलब मल्टीप्लाई, करंट मल्टीप्लाई टाइम करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे कि चार्ज क्या होता है, कैसे डिराइव्ड होता है, करंट कैसे डिराइव होता है, स्पीड, वेलोसिटी का भी सेम आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ली जाती है क्योंकि वो भी एक तरह से लेंथ ही होती है। ठीक है, अभी ख़त्म है आज का लेक्चर। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपने अगर याद होमवर्क करके आना अगली क्लास में ज़रूर। होमवर्क है, रिवाइज योर नोट्स, जो मैंने आपको नोट्स लिख के दिए हैं या लिखाए हैं वो याद करके आइएगा। ठीक है, अगर आपको मतलब ये समझ ना आए कहीं पे क्या लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने सोचा कि क्लियर लिखूँ थोड़ा सा, बट अगर फिर भी ना कहीं समझ आए आपको तो मैं आपको, अगर चाहिए हो तो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो मुझे, वैसे समझ आ रहा है सारा, मैंने देख लिया। ठीक है, अभी आप रिवाइज कीजिए नोट्स को अच्छे से और सारा कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, सो अभी थैंक यू का टाइम है। ये तो भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है। थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ ना कुछ डाउट आए इसमें कि कुछ समझ नहीं आया कुछ, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। थैंक यू।